हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ डीएसए, जो कि हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है। आज हम दो सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 56 जो कि बहुत छोटा सा है और सेक्शन नंबर 57 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 58 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 56 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट का कंटेंट आपको प्रूव करना है। डॉक्यूमेंट के कंटेंट का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी हुई हैं, ये जो कंटेंट है, ये अगर आपको प्रूव करना है, ये आप किस तरीके से प्रूव करोगे? तो सेक्शन नंबर 56 ने बताया दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, प्राइमरी एविडेंस से कर दो या सेकेंडरी एविडेंस से कर दो। महत्व किसको दिया गया है? प्राइमरी एविडेंस को। मतलब सब पहले आपको कोशिश करनी है कि आप प्राइमरी एविडेंस ही दो। अब अगर प्राइमरी एविडेंस बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। कुछ सेक्शंस में, एक सेक्शन में इसकी बात कर रखी है, मतलब ये बता रखा है कि कौन से मामले में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई सेक्शन नंबर 56। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 57 पर आते हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, ये 3 एक्सप्लेनेशन जो अभी नए ऐड हुए हैं और जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुए हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 7 तक, वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट मैं तो नहीं कहूँगी समझने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग घूमता है। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 57 हमें प्राइमरी एविडेंस के बारे में बता रहा है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस कह रहा है मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी कि जो ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट खुद। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। मार्कशीट हो सकती है आपकी, एग्जाम्पल है, आप चाहो तो लिख सकते हो। मार्कशीट हो सकती है आपकी, और क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हो सकता है। ठीक है, मॉर्गेज डीड हो सकती है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई सेल वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट है वो हो सकता है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट भी इसमें काउंट किया जाएगा। क्या हो सकता है? मार्कशीट हो सकती है, अगर नहीं लिखा तो फिर से लिख लो। मार्कशीट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई पेपर हो सकता है, यानी कि जो ओरिजिनल पेपर है वो हो सकता है, मॉर्गेज की डीड हो सकती है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट हो सकता है। उसे हम कहेंगे कि ये प्राइमरी एविडेंस है जो कि प्रोड्यूस किया गया है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन ये है। अब एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि जो ये 7 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, इन 7 एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि हम इन्हें भी प्राइमरी एविडेंस मानते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट। एक ही डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को कई पार्ट्स में, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इन सारे पार्ट्स में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो कह रहा है हर पार्ट, ये वाला पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी, ये दोनों पार्ट ही प्राइमरी एविडेंस ही कहलाएंगे। ये दोनों पार्ट प्राइमरी एविडेंस ही कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पार्टनरशिप डीड है, आप लिख सकते हो अपने एक्सप्लेनेशन 1 के सामने। कोई पार्टनरशिप डीड है, तो आप नाम से समझ में आ रहा है कि पार्टनर है तो कई लोगों के बीच में एग्जीक्यूट हुआ होगा ना। ए पर्सन के बीच में, ए पार्टनर के बीच में एग्जीक्यूट हुआ होगा, बी पार्टनर के बीच में, सी पार्टनर के बीच में एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो जिन जिन के पास वो पार्टनरशिप डीड है वो प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 देखो क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 सेज वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट में किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the party executing it। ये देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है बस। each counterpart is primary evidence as against the party executing it। अब इसको हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे, इसके अलावा और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले मुझे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करने दो। हाँ, अब देखो क्या होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। पहले तो, अच्छा चलो पहले हम आपको एक बात बताते हैं। ये है ए पर्सन, ये है बी पर्सन। ये है ए पर्सन का डॉक्यूमेंट, ये है बी पर्सन का डॉक्यूमेंट जो उसने एग्जीक्यूट किया है। ये वाला डॉक्यूमेंट जो ए के पास है ये ए ने एग्जीक्यूट किया है, ये वाला डॉक्यूमेंट जो बी के पास है ये बी ने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट ए ने एग्जीक्यूट किया है वो ए के लिए प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस फॉर ए। जो डॉक्यूमेंट ए ने एग्जीक्यूट किया है वो ए के लिए प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, अब ये वाला डॉक्यूमेंट बी के पास है, मान लो ये मान लीजिए पार्ट 1 है, या चलो छोड़ो इसको, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लिखते। इतना समझो कि जो डॉक्यूमेंट ए ने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है? ए के सिग्नेचर्स हैं यहाँ पर, ए ने यहाँ पे साइन कर रखा है। तो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट उसने एग्जीक्यूट किया है, ये प्राइमरी एविडेंस है ए के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट बी ने एग्जीक्यूट किया है तो ये प्राइमरी एविडेंस है बी के लिए। ठीक है, अब आप सेक्शन नंबर 58 में जब जाओगे तो देखोगे कौन सा पॉइंट है। लेट मी टेल यू, सेक्शन नंबर 58 का 4th पॉइंट है जो हमें कहता है
कि काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट ए ने एग्जीक्यूट किया है ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा बी के लिए, और ये डॉक्यूमेंट जो बी ने एग्जीक्यूट किया है ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा ए के लिए। इसमें क्या दिक्कत थी जो नहीं समझ में आया होगा? अब एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज क्या कह रही है आपकी? बेरा की लैंग्वेज क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन टू की? कह रहा है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, एक पार्ट इसके पास है डॉक्यूमेंट का, ए के पास है, एक पार्ट बी के पास है। ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूट। ये एज अगेंस्ट देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एज अगेंस्ट का मतलब है कि लाइबिलिटी बता रहा है उस पार्टी की जिसने एग्जीक्यूट किया। अगेंस्ट का मतलब है कि लाइबिलिटी बता रहा है उस पार्टी की। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया कि ए ने अगर एग्जीक्यूट किया है तो वो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस है, और सामने वाले के लिए सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। जिसने अपना डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। ये वाली जो बात है ये आप कहाँ पढ़ोगे? सेक्शन नंबर 58 के 4th क्लॉज में, दोनों जगह। ठीक है, ये वाली बात आप वहां पढ़ेंगे। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लो, जो बंदा डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए, अगेंस्ट में मत चले जाना कि उसके खिलाफ नहीं, उसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। लाइबिलिटी बता रहा है उसकी। ठीक है, उसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस किसके लिए होगा? सामने वाली पार्टी के लिए, बी के लिए हो जाएगा। फिर वही चीज यहाँ पर भी है, बी ने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा बी के लिए, और ए के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे। बहुत ही ईजी है, देखो क्या कह रहा है। Where a number of documents are all made by one uniform process, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। एज इन केस ऑफ प्रिंटिंग हो सकता है, लिथोग्राफी हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है। लिथोग्राफी क्या होता है कमेंट करके बताना। ईच इज प्राइमरी एविडेंस, हर एक प्राइमरी एविडेंस होगा ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट। अभी देखो, इसको यहाँ तक छोड़ दो, पहले यहाँ तक पढ़ो। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से कोई चीज बनी है तो कह रहा है कि वो सब प्राइमरी एविडेंस होंगे एक दूसरे के। क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक साथ सब खटखट निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? न्यूज़पेपर। फोटो, आप गए स्टूडियो अपनी फोटो खिंचवाने, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने, आपने अपनी फोटो खिंचवाई, तो उस वक्त वो जो फोटो आपने खिंचवाई है उसके बाद वो जितना भी देते हैं 8, 16, 32 जितनी भी फोटोज वो देते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये आपका प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, 8 की 8 फोटो, 16 की 16 फोटो, 32 की 32 फोटो प्राइमरी एविडेंस है, ये बात ध्यान रखना। या फिर पैम्फलेट इसका एग्जांपल हो सकता है। क्या हो सकता है? पैम्फलेट। पैम्फलेट भी वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से ही बना है। ठीक है, अब ये क्या बात कह रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको कहा कि रुक जाओ पहले सिर्फ इतना समझो। कह रहा है कि बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, जब कॉमन ओरिजिनल की कॉपी है तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। मैंने अभी आपको फोटो का एग्जाम्पल दिया, कि आप गए ताज़ा ताज़ा आपने अपनी फोटो खिंचवाई, नहीं नहीं, ठीक है, आप क्या हो, आप स्टूडियो गए, ठीक है, और आपने फोटो खिंचवाई, उसने आपकी 8 फोटोज निकाल करके दे दी। वहीं पर अर्जेंट फोटो आपने खिंचवाया, आपने उसने जो है आपको 8 फोटोज निकाल करके दे दी। ये प्राइमरी एविडेंस है। 8 की प्राइमरी एविडेंस ईच, में ईच इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 8 की 8 फोटोज आपकी प्राइमरी एविडेंस है। अभी 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, जितनी भी आपने निकलवाई हो। ठीक है, अब ये जो फोटो ऑलरेडी आपने निकलवाई थी, मान लीजिए 16 दिसंबर को, अब आपको फिर से 8 की 8 फोटो आपकी खत्म हुई, अब आपको फिर से जरूरत पड़ी है इस फोटो की 1 जनवरी को। अब आपको लगा कि कौन फिर से दोबारा जाएगा स्टूडियो में फोटो खिंचवाने। एक फोटो अभी बची हुई है, मान लो 7 फोटोज आप खर्च हो गई, एक फोटो अभी बची हुई है, आपको लग रहा है कि और जरूरत है, फॉर्म वगैरह भरने। आपने इसी पर्टिकुलर फोटो से और फोटोज आपने निकलवा ली। ठीक है, इसी पर्टिकुलर फोटो से आपने फोटो निकलवाई है, तो आपने क्या किया? कॉपी किया है, किसका? ओरिजिनल का। तो अब क्या ये सब प्राइमरी एविडेंस होगा? नो। अब ये क्या है? दिस इज नॉट प्राइमरी एविडेंस, ये सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि कॉपी किया गया है ओरिजिनल से, इसलिए। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर जाननी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में यही कह रहा है बस, कि वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा कंटेंट का, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब ये सारी चीजें नहीं ऐड करी गई हैं एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7। देखो, एक्सप्लेनेशन 4 क्या कह रहा है? वेर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, या उसको स्टोर किया गया है, एंड सच स्टोरेज अकर्स साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशली इन मल्टीपल फाइल्स, ईच सच फाइल इज अ प्राइमरी एविडेंस। ईच फाइल जो है वो प्राइमरी एविडेंस होगी। सीक्वेंशली का मतलब आप लोगों को पता है, एक के बाद एक होता है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? एक साथ।
मैं ऊपर लिख दे रही हूँ एक साथ, अगर मान लो नहीं पता है तो जान लो। अब इसका कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फोटो वगैरह अपलोड करी अपने कंप्यूटर में, सेव करी है, तो हो सकता है कि वो आपने अपने कंप्यूटर में सेव करी, बैकअप के लिए आपने मान लीजिए रख रखा था, वो आपकी ड्राइव में भी सेव हो गई और वो आपकी क्लाउड स्टोरेज में भी सेव हो गई। तो वही कह रहा है ना कि साइमल्टेनियसली मान लीजिए सब जगह मल्टीपल फाइल्स में सेव हो गई हैं, तो ये सब प्राइमरी एविडेंस होगा। यहाँ पर जो फोटो सेव हुई है वो भी प्राइमरी एविडेंस है, ड्राइव में जो जाकर के अपने आप सेव हुई है वो भी प्राइमरी एविडेंस है, और क्लाउड स्टोरेज में जो जाकर के सेव हुई है वो भी प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन 5 देखो, वेर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। प्रॉपर कस्टडी का मतलब यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं है, प्रॉपर कस्टडी का मतलब कोई प्रॉपर अथॉरिटी के पास से वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड अगर प्रोड्यूस किया गया है, सच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस। वो प्राइमरी एविडेंस होगा अगर उसको डिस्प्यूट ना किया जाए। अगर ये एक्सेप्शन दे दिया, अगर मान लो डिस्प्यूटेड है तो बात अलग है, लेकिन वो प्राइमरी एविडेंस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जनरल रूल यही कि माना जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका कौन से वो बैंक के ऐप्स आते हैं, आपका कोटक का ऐप है, एसबीआई का ऐप है, इस तरीके के ऐप से अगर मान लीजिए आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है, तो ये ऐप क्या है? ये ऐप क्या है? कोटक का, एसबीआई का, एचडीएफसी का, ये इनकी प्रॉपर अथॉरिटी है। ठीक है, ये क्या है? इनकी प्रॉपर अथॉरिटी है। यहाँ से अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है, निकाली है मतलब खुद, तो क्या होगा? ये प्रॉपर अथॉरिटी से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड निकला है, तो ये जो बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवाया है या निकला है, जो भी पीडीएफ वगैरह निकली है, ये क्या होगा? ये प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर कस्टडी से निकला है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड जो भी है वो प्राइमरी एविडेंस होगा। तो इसको आप लिख सकते हो उसमें कि ऐप वाली बात यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, याद रहे जिससे। अब देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 क्या कह रहा है? where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is primary evidence. Live class, आपको पता होगा कि लाइव क्लास क्या होता है, साथ साथ में आप उसको देख भी रहे हो, वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए आप लाइव क्लास किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाए, तो चल तो रहा है वो, लेकिन आप कुछ समय बाद जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी आप उसको देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। तो वही चीज यहाँ पर मतलब है, ये कह रहा है ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली स्टोर भी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। स्टोर का मतलब है कि रिकॉर्ड भी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ईच जो है उसकी जो स्टोर्ड रिकॉर्डिंग है वो प्राइमरी एविडेंस ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइव क्लास लिख सकते हो आप, सीसीटीवी कैमरा हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 देखो, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस। ठीक है, इन कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर में सेव किया है। ईच सच ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक स्टोरेज जो हो गया। ऑटोमेटिक स्टोरेज किस तरीके से होगा? मान लीजिए अगर आपने ऑटो सेव का ऑप्शन अपने पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे लगा रखा है, तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ये बेसिकली तब के लिए होता है जैसे कभी पावर एकदम से कट हो गया, एकदम से लैपटॉप ऑफ हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो क्या होगा ना कि वो अगर आपने ऑटो सेव लगा रखा होगा तो वो ऑटो सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, जिसमें टेम्परेरी फाइल्स भी आपकी आती है। तो कह रहा है वो भी प्राइमरी एविडेंस ही होगा। ऐसे लगता है ना कि वो शिट चला गया, अब कैसे होगा? लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिकली उसको सेविंग पे लगा रखा है तो वो सेव हो जाएगा, टेम्परेरी फाइल की फॉर्म में सेव होगा, लेकिन वो सेव हो जाएगा। तो कह रहा है वो भी जो हुआ है ना, ये भी प्राइमरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में ये बात बताई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सातों एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। ठीक है, अगर प्राइमरी एविडेंस समझ में आ गया तो सेकेंडरी एविडेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है अगर, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।